बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, यूनिक ऑनलाइन लेक्चर से मैं हूँ मोहम्मद एहसानुल हक। अज़ीज़ तलबा, आज का आपका ये जो ख़ुसूसी लेक्चर है ये आपके सवालात पर है। जो आपने हमसे सवाल किए, आज का ये ख़ुसूसी लेक्चर उनके जवाबात पर मुश्तमिल होगा। तो अज़ीज़ तलबा, एक बच्चे ने सवाल किया कि सर जब आप पढ़ाते हैं तो अल्फाज मानी वो ज़रा ज़्यादा वाज़े करते हैं। ये उसने आगाज़ में सवाल किया था जब हमने मनाकिब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का सबक स्टार्ट किया था। तो उसके बाद बेटा जितने लेक्चर हुए, आपके सवाल की रोशनी में मैंने वो तमाम जवाबात जो थे वो उनको मद्देनज़र रखा। अल्फाज मानी मैंने उसमें ज़्यादा वाज़े करके आपको बता दिया। तो ये सुन के मुझे खुशी हुई कि जो तलबा हैं वो सवाल कर रहे हैं। सवाल करने का मकसद ये होता है जहाँ पे कोई उलझन आई है उसको हल कर लिया जाए। सवाल वो बच्चा करता है जिसने लेक्चर अटेंड किया हो। तो आपके सवाल आना इस बात का सबूत है कि आपने जिम्मेदारी का मुज़ाहरा किया है। आपने बाकायदा अपने लेक्चर्स अटेंड किए हैं और पूरी तवज्जो के साथ उनको सुना है और उनको याद करने की भी आपने कोशिश की होगी। तो एक बच्चे का सवाल था कि सर जो ये क्या फर्स्ट ईयर की उर्दू में नंबर ज़्यादा आते हैं या सेकंड ईयर की उर्दू में नंबर ज़्यादा आते हैं? तो अज़ीज़ तलबा, इस सवाल के जवाब में मैंने सोचा कि मैं एक आपको तफसील दे देता हूँ, एक डिटेल दे देता हूँ, एक टाइम मैनेजमेंट भी दे देता हूँ और उससे हमें पता चलेगा कि हम सेकंड ईयर की उर्दू में हाईएस्ट मार्क्स कैसे ले सकते हैं। तो अजीज तलबा, अब ये दूसरे बच्चे के दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं कि क्या फर्स्ट ईयर की उर्दू में नंबर ज़्यादा आते हैं या सेकंड ईयर की उर्दू में नंबर ज़्यादा आते हैं। तो अजीज तलबा, यहाँ पे अभी हम लोग साथ इसकी टाइम मैनेजमेंट को समझेंगे और साथ कि क्या हम एक सवाल को कैसे अटेम्प्ट करें, उसकी प्रेजेंटेशन कैसे बनाएं, उसका स्टैंडर्ड, उसकी वर्थ कितनी हो ताकि हम हाईएस्ट मार्क्स ले सकें। तो देखिए बेटा, सबसे पहले जो आपने सवाल अटेम्प्ट करना है बोर्ड में वो होगा आपका नज़म का खुलासा। पहला सवाल जो आपने अटेम्प्ट करना है वो नज़म के खुलासे का करना है। नंबर 2, अब बेटा खत या आप बीती का जो सवाल है आप उसको अटेम्प्ट करोगे। नंबर 3, आप तीसरा सवाल जो आप अटेम्प्ट करोगे वो सबक का खुलासा होगा। बेटा चौथा सवाल जो आप अटेम्प्ट करोगे वो सबक की तशरीह होगा। पांचवा सवाल जो आप अटेम्प्ट करोगे वो नज़म की तशरीह होगा।
और नंबर 6 के ऊपर जो आप सवाल अटेम्प्ट करोगे वो गजल की तशरीह होगा। सबसे आखिर में बेटा आप लोग जो सवाल तहरीर करोगे वो मजमून नवीसी पर मुश्तमिल होगा। देखिए बेटा, ये एक मैंने यहां पे आपके सामने एक तरतीब बना दी कि आपने इस तरतीब से अपना जो पेपर है उसको अटेम्प्ट करना है। अभी हम देखते हैं कि कौन सा सवाल कितने नंबर का है। जो नज़्म का खुलासा है ये बेटा 5 नंबर का सवाल आता है। खत या आबिती ये 10 नंबर का सवाल आता है। ये सबक के खुलासे वाला भी 10 नंबर का सवाल है। ये सबक की तशरीह वाला ये 15 नंबर का सवाल है। नज़म की तशरीह वाला बेटा ये 10 नंबर का सवाल। गज़ल की तशरीह वाला आपका 10 नंबर का सवाल है। और जो आपका मजमून नवीसी है ये 20 नंबर का सवाल है। टोटल बेटा ये 20, 30, 40, 50, 45 और 55, 65 और ये 70 नंबर। 20, 5 और 10 15, 15 15 30, 40, 50, 60, 70, 80। बेटा ये आपका 80 मार्क्स का ये जो पेपर है ये है सब्जेक्टिव पेपर आपका। जो ऑब्जेक्टिव पेपर है वो आपका 20 नंबर का है और उसके लिए आपके पास 20 मिनट हैं। उस 20 मिनट में आपने ऑब्जेक्टिव को 20 मिनट पे सॉल्व करना है। 3 घंटे का बेटा उर्दू का पेपर होता है। 60 को आप मल्टीप्लाई करो 3 के साथ, 3 घंटे का पेपर 180 मिनट आपके पास है। 180 मिनट में से 20 मिनट ऑब्जेक्टिव के लिए और 160 मिनट आपने निकालने हैं इस पेपर के लिए। टोटल आपके पास टाइम है 160 मिनट्स। 160 मिनट्स में हमने इस पेपर को सॉल्व करना है। तो यहां पे बेटा अब हम देखेंगे इसके टाइम को कि हमने किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है कि हम अपना वो जो स्टैंडर्ड है उस क्वेश्चन का उसको मेंटेन कर सकें। हाईएस्ट मार्क्स लेने के लिए जरूरी है हर क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को मेंटेन किया जाए, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा किया जाए, जो उसकी प्रेजेंटेशन है उसको उस लिहाज से खूबसूरत बनाया जाए ताकि हर क्वेश्चन से हम हाईएस्ट मार्क्स लेंगे तो फिर हमारे पेपर में हाईएस्ट मार्क्स आएंगे। तो बेटा जो नज़्म का खुलासा है ये आपके पास इसके लिए 3 मिनट्स हैं। 3 मिनट्स क्यों हैं? इसलिए कि बेटा ये आपने 5 to 7 लाइंस पे आपने ये तहरीर करना है। नज़्म का खुलासा 5 से 7 लाइंस पर मुश्तमिल होगा। 5 से 7 लाइंस के लिए 3 मिनट्स आपके लिए काफ़ी हैं ताकि आप खूबसूरत प्रेजेंटेशन बना के नज़्म का खुलासा आप तहरीर करें। उसके साथ बेटा जो खत या आबिती है इसके लिए आपके पास 10 मिनट्स हैं। 10 मिनट्स में आपने 2.5 पेज तहरीर करने। देखिए बेटा एक यहां पे एक डिफरेंस मिलेगा। बोर्ड कहता है कि जब बच्चा फर्स्ट ईयर में आता है उसके पास एक पेज लिखने का जो टाइम है वो 5 मिनट होना चाहिए। 5 मिनट में उसकी राइटिंग स्पीड इतनी हो कि वो 5 मिनट में इसको अटेम्प्ट करे। जब वो सेकेंड ईयर में ट्रांसफर हो जाता है अब उसने एक पेज 4 मिनट में सॉल्व करना है। उसकी राइटिंग स्पीड में उसकी स्किल्स में इतनी इंप्रूवमेंट आनी चाहिए वो एक पेज को 4 मिनट में सॉल्व करे। फर्स्ट ईयर में आपके पास बेटा मार्जिन टाइम का फिर भी होता था क्योंकि यहां पे आपके पास एक बड़ा क्वेश्चन है मजमून का।
फर्स्ट ईयर में इस क्वेश्चन की जगह पे आपके पास दो क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन था तलखीस का, जो एक पेज का क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन था दरखास्त का, वो भी एक पेज का क्वेश्चन था। ये 2 पेज के क्वेश्चन थे, मैक्सिमम 20 मिनट में सॉल्व हो जाते थे। उसकी जगह पे एक लंबा क्वेश्चन आपके पास आ गया मजमून नवीसी का, जो आपने कम से कम 12 सफ़ात पर इसको तहरीर करना है। 2 पेज के क्वेश्चन 20 नंबर के फर्स्ट ईयर में थे, जो हाईएस्ट मार्क्स भी देते थे। उनकी जगह पे एक टफ, एक मुश्किल सवाल आ गया मजमून नवीसी का 20 नंबर का, और उसके लिए पेज है 12 पेज। अगर 12 पेज को 4 मिनट में भी सॉल्व किया जाए हर पेज को, तो 48 मिनट बनते हैं। गोया हमने मजमून के लिए 50 मिनट सेव करने हैं। 20 मिनट का मार्जिन हमारे पास था, 30 मिनट हमने एक्स्ट्रा इस सवाल को देने हैं। गोया हर क्वेश्चन को हमने उसकी रिक्वायरमेंट भी पूरी करनी है, और उसके साथ साथ हमने उसको टाइम भी सेव करके इसके लिए रखना है 30 मिनट, ताकि हमारे ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह अटेम्प्ट हो सके। वहां पे भी बेटा आपके पास एक क्वेश्चन था फर्स्ट ईयर में मुकालमे का, रोजनाम चेक, उसकी जगह खत या आपबीती का सवाल आ गया। फर्स्ट ईयर में भी आप सबक का खुलासा लिखते थे, और वहां पर भी जितना सबक का खुलासा उधर लिखते थे उतना ही इधर है। सबक की तशरीह का सवाल उधर भी था, नज़म की तशरीह का सवाल उधर भी था, गजल की तशरीह का सवाल उधर भी था। यानी सारा पेपर पैटर्न सेम है। एक लंबा सवाल हमारे पास आ गया जिसके लिए हमने टाइम को सेव करना है। तो इस वजह से आपने खत या आपबीती को 10 मिनट में सेव करना है। अगर आप इसको 10 मिनट में अटेम्प्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमने इसमें से हाईएस्ट मार्क्स लेने हैं, तो आप इसको 15 मिनट में सॉल्व कर लें। लेकिन जहन में रखिएगा, हमने हर क्वेश्चन से टाइम को सेव करना है ताकि मजमून के सवाल को हम दे सकें। तो इस मुश्किल को हल करते हुए कि 10 मिनट में खत का सवाल कैसे होगा, और हमने इसमें हाईएस्ट मार्क्स लेने हैं, हम 5 मिनट का इजाफा कर देते हैं। मगर अपनी स्ट्रगल से, अपनी हार्डवर्किंग से आपने इस टाइम को जरूर बचाना। बेटा जो सबक का खुलासा है, इसके लिए आपके पास 20 मिनट्स हैं। अब जो 20 मिनट्स हैं, इसमें सबक का खुलासा 2.5 पेज का है। ऐसे ही जो सबक की तशरीह है, उसके लिए आपके पास बेटा 25 मिनट्स हैं। और आपके पास ये बेटा 4 पेज का क्वेश्चन है। 3 पेज की पे आपने इस सबक की तशरीह को तहरीर करना। हाफ पेज पे आपने स्याको सबाक तहरीर करना है, जो 8 से 10 लाइंस पर मुश्तमिल होगा। बाकी आपने इसका हवालाजात लिखना है, इसके मुसन्निफ का नाम लिखना है, ये जो अबारत जहां से आई है उस सबक का उन्वान लिखना है। 2 नंबर इस हवाला मतन के हैं, तो 1 पेज हवाला मतन और स्याको सबाक का, 3 पेज इसकी तशरीह के। ये 4 पेज का क्वेश्चन है जिसको 25 मिनट में आपने सॉल्व करना है। तो बेटा ये नज़म की तशरीह है। नज़म की तशरीह में आपके पास 2 शेर आते हैं। एक शेर 4 नंबर का होता है। तो ये जो 4 नंबर का जो एक शेर है, 2 शेर हैं 8 नंबर के। तो आपने बेटा इसको 25 मिनट में सॉल्व करना है। और आपके पास एक शेर आप लिखेंगे 3 पेज पे, 3 + 3 6 पेज का नज़म की तशरीह का आपके पास ये क्वेश्चन है। अगर आप 3 पेज से कम नज़म की तशरीह करते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें स्किप करोगे, आप उसके स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं करोगे, तो फिर इस सवाल से हाईएस्ट मार्क्स नहीं आते। जिसकी वजह से बेटा आपने कोशिश करनी है कि आप एक शेर को 3 पेज पे लिखो।
ऐसे ही जो गज़ल की तशरीह है बेटा वो 30 मिनट में आपने सॉल्व करना है। अब जो 30 मिनट में सॉल्व करना है, एक पेज है 2.5 पेज का, 3 शेर है, एक शेर की तशरीह 2.5 पेज पे लिखेंगे, 3 शेर हैं, गोया ये 7.5 पेज का क्वेश्चन है, जिसकी वजह से इसको 30 मिनट में हम सॉल्व करेंगे। अब जो मजमून नवीसी का जो सवाल है, मजमून का जो लंबा सवाल है बेटा, हमने 5 मिनट खत को एक्स्ट्रा दिए कि ये 10 नंबर का सवाल है, हम इसमें ज्यादा नंबर ले सकें। तो यहां पे अब हमारे पास 45 जो मिनट्स हैं वो बचेंगे। 45 मिनट हमने 12 पेज, हम मैक्सिमम 15 पेज 16 पेज तक भी इस क्वेश्चन को लेके जा सकते हैं अगर हमारे पास टाइम होगा तो, लेकिन मिनिमम आपने 12 पेजेस के ऊपर जो है आपने मजमून के सवाल को अटेम्प्ट करना है। तो अब यहां पे देखते हैं कि हमारे पास जो टाइम है वो कितना बन जाता है। 40 और 30 70, 90, 110, 120, 140, 150, 160 और 3 163 मिनट। देखिए बेटा हमारे पास ये एक्स्ट्रा टाइम चलेगा 163 मिनट, जबकि हमारे पास 160 मिनट है। अब हमने क्या करना है कि हम यहां से देखेंगे किस क्वेश्चन से हम 1-1, 2-2 मिनट जो है वो सेव कर सकते हैं और इसको दे सकते हैं। जैसा कि हमने गजल की तशरीह को 30 मिनट दिए हैं, अगर हम इसी क्वेश्चन पे फोकस करें और स्ट्रगल करें, हार्डवर्किंग करें, हम इसको 30 की बजाय 25 मिनट में सॉल्व करते हैं। तो ये बेटा हमारा जो क्वेश्चन है पूरा पेपर ये चला जाएगा 158 मिनट पे। हम इसको 158 मिनट पे सॉल्व करते हैं, 2 मिनट बचते हैं, उसमें सारे पेपर को एक दफा हम दोबारा से रीड कर लेते हैं, देख लेते हैं, कहीं कुछ छोटी सी मिस्टेक है उसको हम दुरुस्त कर लेते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन बेहतर बना लेते हैं। तो इस तरह से हमको ये अपने पेपर को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। इसके साथ बेटा अब हम लोग आते हैं, अगर हम लोग इतना लिखते हैं तो हमें नंबर्स कितने मिलेंगे। तो उसके लिए बेटा ये जो नज़म का खुलासा है, इसमें जो एवरेज मार्क्स हैं, जो एवरेज मार्क्स हैं वो 3 आते हैं। अगर आपने स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं की तो आपको नज़म के खुलासे से 3 नंबर मिलेंगे। खत या आबिती का जो क्वेश्चन है इसमें बेटा आपको 8 नंबर मिल जाते हैं। 2 नंबर इसके पैटर्न के होते हैं, 6 नंबर आपको मतन से मिले तो आप 8 नंबर यहां से लेते हो। और अगर आप 2.5 पेज का अटेम्प्ट करते हो, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं है, तो 8 नंबर बआसानी ले सकते हो। अगर आप में से कोई बच्चा, उसकी राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं, उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, मार्कर का उसने इस्तेमाल किया है, इसी नज़म के खुलासे से वो 4 नंबर ले सकता है। ये हाईएस्ट मार्क्स हैं जो कोई कोई बच्चा जो है जिसकी राइटिंग स्पीड अच्छी है वो ले सकता है। बेटा उर्दू का पेपर हमेशा याद रखिएगा, याद करने के एतबार से आसान है, अटेम्प्ट करने के एतबार से मुश्किल है। जब आप लिखते हो स्पीड के साथ, तेजी के साथ, तो आपकी राइटिंग नीचे गिरती है। नंबर 2, आपके पास सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसके ऊपर आपने बहुत ज्यादा तहरीर करना है। ये खत भी अच्छा खासा तहरीर करना है, सबक का खुलासा, तशरीह, नज़म की तशरीह, गजल की तशरीह, मजमून। आपके पास सांस लेने का टाइम नहीं है, आपके हाथ थक जाएगा। तो जब तक डेली आप उर्दू को घर में अटेम्प्ट नहीं करते, आप डेली इसकी प्रैक्टिस नहीं करते, ना आपकी राइटिंग स्किल्स बनेगी, ना आपकी राइटिंग स्पीड बनेगी, और ना आपका पेपर कंप्लीट होगा। जिस बच्चे का उर्दू का पेपर कंप्लीट ना हो उसके कभी पूरे नंबर नहीं आते। इसलिए जरूरी है आप घर में डेली उर्दू को याद करें और उसको जबानी लिखें। नंबर 2,
कुछ बच्चे हैं जो पेपर लिखते वक्त दाएं या बाएं दूसरों को देखते हैं, या वो किसी से स्टेशनरी एक्सचेंज करते रहते हैं। तो बेटा पेपर लिखते वक्त अपने साथ दोस्ती निभाएं, किसी दूसरे की जानब मत देखें, स्टेशनरी एक्सचेंज मत करें, क्योंकि इसका नुकसान ये है जब आप एक स्मूथ में ड्राइव करते हो, आगे स्पीड ब्रेकर आ जाए तो आपको गाड़ी स्लो करना पड़ती है, उसका गियर छोटा करना पड़ता है, फिर स्पीड ब्रेकर से गुजरते हो, फिर एक रिदम में आते हो, फिर गियर आगे बड़ा करते हो, फिर स्मूथ में जाते हो, तो एक टाइम लगता है। ऐसे ही जब आप तहरीर करते हो, आप एक स्पीड में हो, आप एक रिदम में हो, जैसे किसी की बात सुनी, किसी की तरफ देखा, आपका कलम रुक जाएगा, जैसे पेन रुक जाता है, कलम रुक जाता है, बेटा ये स्पीड ब्रेकर आ जाता है तो आपका पेपर कभी कंप्लीट नहीं होगा। हाँ, अगर किसी से बात करना जरूरी हो, किसी से कोई चीज लेनी और देनी जरूरी हो पेपर में, तो बेटा पहले अपना पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, उसके बाद 10 सेकंड 15 सेकंड किसी की तरफ देख लें या कुछ। जब पेपर आपने क्वेश्चन स्टार्ट कर लिया है, अब किसी की तरफ मत देखें, किसी से स्टेशनरी मत लें, ना किसी की बात सुने ना कुछ, अपने साथ दोस्ती निभाएं। अपना बेहतरीन दोस्त वो होगा जो पेपर में पूरे 3 घंटे 180 मिनट अपने ऊपर सर्व करेगा। तो बेटा इस तरह से आप यहां पे 8 नंबर ले सकते हो। अगर किसी बच्चे ने उसमें ऑथेंटिक बात की, खत लिखते वक्त दलील के साथ बात की, उसमें मार्कर का इस्तेमाल किया, वो 9 नंबर भी ले सकता है। अब ये हाईएस्ट मार्क्स हैं। तो बेटा जो सबक का खुलासा है उसमें 1 नंबर मुसन्निफ के नाम का है, 7 नंबर एवरेज बच्चा जो है वो ले लेता है। गोया इसमें से भी आपको 8 नंबर्स आ जाएंगे। अगर किसी बच्चे की प्रेजेंटेशन अच्छी है, राइटिंग अच्छी है, तो वो इसमें 9 नंबर भी लेगा। ऐसे ये सबक की तशरीह है, 2 नंबर हवाला मतन के, 2 नंबर सियाक़-ओ-सबाक़ से आ जाते हैं, और 7 नंबर जो हैं आपके आ जाते हैं तशरीह में से, अगर आपने 3 पेज की तशरीह लिखी है। अगर 3 पेज से कम लिखी है तो ये 7 में से आपके नंबर कम होते जाएंगे। बहरहाल 11 नंबर्स एवरेज जो है ना ये सारे बच्चे ले लेते हैं, मगर कुछ बच्चे हैं जिनकी राइटिंग स्पीड अच्छी है, वो यहाँ से 7 की बजाय 9 नंबर लेते हैं, जिसकी वजह से उनके हाईएस्ट 13 मार्क्स तशरीह में से आ सकते हैं। ऐसे ही नज़म की तशरीह है, 2 नंबर इसके भी हवाला मतन के हैं, 2 शेर हैं 4-4 नंबर के, एवरेज 3 नंबर एक शेर से, 3 दूसरे शेर से, तो 8 नंबर तशरीह में से, नज़म की तशरीह में से बच्चे के आते हैं। कुछ बच्चे जिनकी राइटिंग प्रेजेंटेशन अच्छी है, वो यहाँ से 3.5 मार्क्स लेंगे हर शेर से, तो उनके 9 नंबर हो जाएंगे। ऐसे ही गज़ल की तशरीह 1 नंबर शायर के नाम का है। अगर आप तीनों अशार से 2-2 नंबर लेते हो तो आप गज़ल में से 7 नंबर ले रहे हो। कुछ बच्चे हैं जिनकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, वो यहाँ पे 2.5 नंबर लेते हैं, तो वो यहाँ पे बेटा 8.5 मार्क्स ले सकते हैं गज़ल की तशरीह में से। ऐसे ही जो मजमून का जो क्वेश्चन है, तो अक्सर बच्चे जो है ना मजमून लिखते वक्त वो कहते हैं जी हमारे पास टाइम कम हो गया, सर हम थक गए थे, जिसकी वजह से वो मजमून 5 पेज का लिखते हैं, 6 पेज का लिखते हैं। तो बेटा मजमून के लिए तो एक छोटी सी मिथ है कि आप जितने सफ़े लिखोगे उतने नंबर लोगे। तो अपने साथ आपने वफा निभानी है। अगर आप 12 पेज लिखते हो तो हम इसी मिथ की तरफ जाते हैं, तो बेटा आप यहां से 12 नंबर ले रहे हो। अब जिस बच्चे की प्रेजेंटेशन अच्छी है, उसने दलाइल दिए हैं, हवालाजात दिए हैं, उसने मुदल्लल एक मजमून लिखा है और साथ उसने 12 पेज से कुछ ज़्यादा कर दिया है, तो वो बेटा इसमें 16 नंबर भी ले सकता है, 17 भी ले सकता है, 18 नंबर भी आ सकते हैं। मगर
ये उस शख्स की मेहनत पर जो ना मुश्तमिल होगा कि वो इस क्वेश्चन में से कितने नंबर लेगा। तो बेटा अभी हम देखते हैं कि एक बच्चा जो है वो एवरेज सब्जेक्टिव पेपर में कितने मार्क्स लेता है और जो हाईएस्ट है वो कितने मार्क्स लेता है। 3 और 8 11, 11 और 8 19, 19 और 11 30, 30 और 8 38, 38 और 7 45, 45 57 मार्क्स। ये सब्जेक्टिव पेपर में 57 मार्क्स ले रहा है जो एवरेज बच्चा है। अब इसकी ऑब्जेक्टिव में से 20 नंबर है तो इसने 77 मार्क्स ले लिए उर्दू में। अब दूसरी जानब हम लोग देखते हैं कि यहां पे हाईएस्ट मार्क्स लेने वाला बच्चा 4 नंबर, 4 और 9 13 नंबर, 13 और 9 22 नंबर, 22 और 3 25 35, 35 और 9 44, 44 और 9 नंबर इसमें आगे 53, 53, 63 और 69। अब अगर वो 69 नंबर लेता है, 17 नंबर लेता है मजमून में तो उसके 70 मार्क्स हो जाते हैं। 20 नंबर अगर वो बच्चा ऑब्जेक्टिव से लेता है तो वो 90 मार्क्स लेता है। हाईएस्ट मार्क्स लेने वाला बच्चा 91 मार्क्स ले सकता है। एवरेज बच्चा जो है वो 77, 78, 80 तक वो मार्क्स ले सकता है। अब कुछ बच्चे हैं जो पेपर को यूं अटेम्प्ट करते हैं कि वो जान छुड़ाते हैं, उनका पेपर लिखने को दिल नहीं करता। वो क्या करते हैं, वो मजमून का क्वेश्चन स्किप कर देते हैं। अगर एक क्वेश्चन आपका स्किप होगा तो आप 77 से नीचे गिर के आप लोग जो ना वो 50 की रेंज में आ जाएंगे, 55, 56, 57 पे। कोई और अगर क्वेश्चन स्किप करते हैं तो वो ये। कुछ बच्चे हैं वो क्या करते हैं, वो नज़म की तशरीह हर शेर को आधे पेज का या एक पेज का अटेम्प्ट करते हैं। तो बेटा वो इस क्वेश्चन में से वो 8 या 9 नंबर लेने की बजाय वो 4 नंबर लेते हैं या 3 नंबर लेते हैं। गज़ल की तशरीह भी वो एक एक पेज की लिखते हैं। तो यहाँ पर भी वो क्या करते हैं कि वो जब एक एक पेज पे वो लिखते हैं तो बेटा उनके 3 नंबर 4 नंबर इस क्वेश्चन से आते हैं। सबक की तशरीह भी वो 1 या 2 पेज की लिखते हैं। जो स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं करेगा वो तो बामुश्किल पास होगा। हमें चाहिए हम स्ट्रगल करें, हार्डवर्किंग करें। कंपटीशन का दौर है, हमने आगे किसी यूनिवर्सिटीज में जाना है, एक एक नंबर हमारे लिए बड़ा अहम है। तो हम अपने आप को हाईएस्ट मार्क्स के लिए प्रिपेयर करें, बल्कि कोशिश करें यहां पर भी तशरीह में जो 13 नंबर आए हैं ये 13.5 आ जाएं। सबक के खुलासे में जो 9 मार्क्स आए हैं 9.5 आ जाएं, ताकि 90 प्लस हम उर्दू में मार्क्स ले सकें। तो बेटा ये आप पर मुश्तमिल है कि आप किस तरह से अपने पेपर को अटेम्प्ट करते हो और इसमें नंबर लेते हो। तो ये उस बच्चे का सवाल था। हमारे पास ये एक आपकी शक्ल, यहां पे मैंने एक शक्ल तहरीर कर दी कि आपने हर क्वेश्चन को अहम समझना है और उससे याद करने के बाद अपने घर में उसको अटेम्प्ट करना है। अपने सामने बेटा टाइम रखें कि आपने इस क्वेश्चन को इतने मिनट में सॉल्व करना है। अगर वो सॉल्व नहीं होता तो अपनी राइटिंग स्पीड बढ़ाएं। देखें आपने प्रेजेंटेशन कैसी बनाई है, उस प्रेजेंटेशन को और अच्छा करें। तो ये आपके ऊपर मुनहसर है आप अपने पेपर को कितना ज्यादा खूबसूरत करते हो ताकि उस पेपर में उतने ज्यादा आपके नंबर आ सके। मैंने काफी सारे यहाँ पे जो बच्चों के सवालात थे उनको यहाँ पे जो ना वो हल कर दिया। कुछ बच्चे हैं जो कहते थे कि ये जो सबक का खुलासा है सर ये कितना लिखना चाहिए, तो उनको मैंने बता दिया कि आपने सबक के खुलासे को 2.5 पेज पे तहरीर करना है। और एक बच्चे का था क्वेश्चन था कि क्या सर सबक का खुलासा लिखने में हम मुसन्निफ के बारे में लिख सकते हैं? तो बेटा नहीं लिखना सबक के खुलासे में मुसन्निफ के बारे में कुछ भी। जहां से टेक्स्ट बुक में
सबक का खुलासा शुरू हो रहा है, वहीं से आपने इस खुलासे को तहरीर करना है, वहीं से शुरू करेंगे। आपकी स्टार्टिंग, आपकी एंडिंग 100% किताब जैसी हो। मुसन्निफ का नाम उस सबक से बाहर है, इसलिए वो खुलासे में तहरीर नहीं करना, बल्कि मैं खुलासे में बच्चों को एग्जाम्पल देता हूं कि बेटा खुलासा जो होता है ना, इसको समझने के लिए ये मिसाल समझ लें कि एक सेब है, आप क्या करते हो, उसका जूस निकालते हो। अब जो उसमें एक्स्ट्रा चीजें थी वो फोक की शक्ल में वो बाहर पड़ी हैं। सेब के अंदर खुदा ने जितने मुरक्कबात रखे थे वो जूसेस के अंदर वो मौजूद हैं। उसके अंदर सारे विटामिन, उसकी कैल्शियम, उसकी प्रोटीन्स, उसके मिनरल्स, वो सब कुछ यहां पे मौजूद है। तो हम जो खुलासा लिखते हैं ये जूस की तरह है, ये बाहर से इसमें कोई चीज हम ऐड नहीं करते, इजाफी चीज शामिल नहीं करते। अगर हमने उस जूस के अंदर उसको ठंडा करने के लिए बाहर से आइस डाल दी, बर्फ डाल दी, बाहर से हमने उसमें कोई ठीक है नमक ऐड कर दिया, बाहर से या कोई और फ्लेवर ऐड कर दी, कोई और चीज ऐड कर दी, ये जो बाहर से जो चीजें ऐड करना होता है ये बेटा तशरीह कहलाता है, ये खुलासा नहीं होता। लिहाजा खुलासा याद करते वक्त आपने तवज्जो देनी है कि बाहर, सबक के बाहर से कोई और चीज ऐड नहीं करेंगे। ऐसे ही एक बच्चे का था कि सर सबक की तशरीह कितने पैराग्राफ के ऊपर मुश्तमिल हो, तो बेटा उसके लिए है कि ये 4 पेज का क्वेश्चन है। एक पेज पे, पहले पेज पे आपने हवाला मतन सियाको सवाक लिखना है, अगले 3 पेज पे आपने तशरीह लिखनी है, और वो तशरीह जो होगी वो आपने जो हवाला जात के साथ लिखनी है। तशरीह लिखते वक्त उसमें आसान तरीका यह है बेटा, आप क्या करें, आप उस पैराग्राफ को पढ़ें, उसके अंदर जो छोटे छोटे टॉपिक्स है ना, मौजूआत, उनको अंडरलाइन कर दें। अब हर मौजू पे, हर टॉपिक पे आप कम से कम ना 6 टॉपिक जरूर अंडरलाइन करें। अब एक जो टॉपिक है उस पे आपने जो आज से पहले पढ़ा है दूसरी क्लासेस में, जो आपने ज़माने से सीखा है, जो इस किताब में था, उस एक टॉपिक पे ये सारी चीज़ें तहरीर करें। गोया अगर आपके पास 6 मौजू होंगे, एक मौजू पे आप आधा पेज लिख दें, तो 6 मौजू पे बआसानी आप 3 सफ़े लिख सकते हो, आधे आधे पेज के 6 मौजू। तो आपका ये तशरीह का सवाल हल हो जाता है। ये एक आसान तरीका है। ऐसे ही जो नज़म की तशरीह है बेटा, उसके 2 शेर हैं, तो आपने एक शेर को 3 पेज पे तहरीर करना है। ये 6 पेज का आपका क्वेश्चन बनेगा, जिसमें क्या है कि आप उसमें मार्क्स लेंगे। कभी ऐसा नहीं करना कि आपने नज़म की तशरीह को 1 पेज के पे लिखना है या 1.5 पेज पे लिखना है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आगे जो मजमून है, इसके लिए एक बच्चे का सवाल था कि सर ये मजमून किस तरह के आते हैं। तो बेटा इसमें जहन में रखिएगा, एक मजमून आता है शख्सियत के ऊपर, एक मजमून आ जाता है हालात हाजरा के ऊपर, एक मजमून आ जाता है रिसर्च के ऊपर, जिद्दत के ऊपर। तो ये हमारे 3 जो ना वो एक डायमेंशंस बनती हैं, जिनमें से हमारा कोई मजमून आता है। ऐसे ही सबक के खुलासा जो है वो 2 आते हैं, उनमें से कोई एक लिखना होता है। सबक की तशरीह के भी 2 पैराग्राफ आते हैं, आपने कोई एक वहां पे लिखना होता है। लेकिन जो नज़म है वो बेटा एक ही नज़म से 2 अशार आते हैं, वो दोनों अटेम्प्ट करने होते हैं। गज़ल में भी एक ही गज़ल से 3 शेर आते हैं, उसको आपने अटेम्प्ट करना होता है। तो अजीज़ तलाबा, ये आपके पास ये आपकी टाइम मैनेजमेंट थी। इसके अंदर आपके बहुत सारे जो सवाल थे वो मैंने यहाँ पे समो दिए हैं। तो एक और बच्चे का सवाल था कि सर जो ख्वाजा मीर दर्द की जो पहली गज़ल है उसका आखिरी जो शेर है उसका ज़रा माना, उसका मफहूम दोबारा से समझा दीजिएगा। तो बेटा ये शेर नंबर 6 है ख्वाजा मीर दर्द की। तो ये शेर है, आह मालूम नहीं। ये जो लफ्ज़ आह है ये अफसोस के माना में है। तो शायर कहता अफसोस
मालूम नहीं। क्या मालूम नहीं? साथ से अपने शब रोज, शब कहते हैं रात को, रोज कहते हैं दिन को, शब रोज हमारे साथ से, हमारे आसपास से, हमारे अजीजो अकारब से, हमारे दोस्तों से लोग जाते हैं चले, सो ये किधर जाते हैं? हमारे आसपास से ना, हमारे साथ से कुछ लोग चले जाते हैं, पता नहीं ये लोग कहां जाते हैं। यहां पे शायर ने अफसोस का इजहार किया है कि हमारे गिरदों पे से कुछ लोग जो है वो चले जाते हैं, वो पलट के वापस नहीं आते। देखो बेटा, मौत अटल हकीकत है, ये आनी, सब पे आनी। मौत से किसी को रुस्तगारी नहीं है। हमारे अजीजों अकारम में से, हमारे अपनों से, हमारे मोहब्बत के रिश्तों में से जो कोई शख्स भी इस दुनिया से जाता है, हम उसको गुस्ल देते हैं, हम उसको कफन पहनाते हैं, हम उसका नमाज जनाजा पढ़ते हैं और हम उसको कब्र में दफन करते हैं। अब यहां पे ये जो मौजू है ये कब्र के बारे में, वो कहता है ये जो लोग जाते हैं ये किधर जाते हैं, हमें नहीं मालूम ये कहां चले जाते हैं। तो बेटा इसमें ये बात है, जो कब्र है वहां से कोई शख्स वापस नहीं आया जिससे हम अपना तजस्सुस दूर कर सकें, अपने सवाल कर सकें वो कैसी जगह है, वहां पे क्या मामले पेश आए, वहां पे क्या मामले नहीं पेश आए, हम उससे किसी किस्म के सवाल नहीं कर सकते। और अपने उस मोहब्बत के रिश्ते की वजह से हम परेशानी का शिकार होते हैं, न जाने अब वो किस हाल में होगा, उसके ऊपर क्या कैफियत तारी होंगी, वो कामयाब भी हुआ है कि नहीं हुआ। ये चीज, ये सवाल हमें परेशान किए रखते हैं। लेकिन क्योंकि कब्र एक ऐसी मंजिल है जहां से कोई शख्स पलट के वापस नहीं आया, जब कोई वापस नहीं आया तो वो हमें बता नहीं सकता। तो शायर कहता है, खिर्दमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तदा क्या है, कि मैं इस फिक्र में रहता हूं मेरी इंतहा क्या है। तो ये अजीज तलबा, हमारी इंतहा के बारे में ख्वाजा मीर दर्द ने कहा है। वो कहता है हम नहीं जानते जिनको हम कब्र में छोड़ के आए हैं आगे वो कहाँ हैं और कहाँ नहीं हैं। तो अजीज तलबा, मेरी फिर आपसे गुजारिश है, नेक्स्ट हमारे जितने लेक्चर्स आएंगे उनमें से जो बात आपको समझ ना आए आप ज़रूर सवाल करें। हम दोबारा जो अगले जो हमारा सेशन होगा सवालात व जवाबात का, हम उसमें उन सवालात के जवाब भी तलाश करेंगे। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में आपके बहुत सारे सवाल जो हैं वो हल हो गए होंगे। तो मेरी तरफ से अजीज़ तलबा, अल्लाह हाफिज़।